हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में भाई हम पढ़ने वाले हैं मरकरी सेल को। ठीक है ना। हम इससे पहले के शुष्क सेल को पढ़ चुके हैं, ड्राई सेल हमने पढ़ लिया था। मरकरी सेल सबसे पहले यूज कहां होता है, आपने इसको देखा होगा, बटन जैसा सेल होता है। ठीक है ना, जो घड़ी वगैरह में लगता है। ठीक है, तो जिनके लिए मतलब कम वोल्टता की आवश्यकता होती है ना, ऐसे यंत्रों के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, मरकरी सेल का यूज करते हैं। ठीक है, जो कम वोल्टता से संचालित होते हैं, कम वोल्टता से संचालित यंत्र, कम वोल्टता से संचालित यंत्र। और ऐसे यंत्र कौन कौन से हैं भाई आपके, श्रवण यंत्र। ठीक है ना, जो कान में लगाते हैं, जो बूढ़े बड़े जिनको सुनाई नहीं देता, तो श्रवण यंत्र में लगती है। और कहां लगती है भाई, हाथ की घड़ी, हाथ घड़ी जो आती है वो याद रहे। दीवार घड़ी में तो कौन सी लगता है, कौन सा सेल लगता है आपका, शुष्क सेल, जो दीवार पर टांगे, जो निप्पो सेल ऐसे आते थे। ठीक, पेंसिल सेल भी आप उसको बोलते थे। लेकिन जो हाथ में घड़ी बांधते हो आप, उसमें कौन सा लगता है भाई, आपका मरकरी सेल। ठीक है, और कौन सा हो गया, और आपके कैमरा हो गए। ठीक है ना, जो स्पाई कैमरा आते हैं, जो छोटे छोटे स्पाई कैमरा आते हैं, तो उन स्पाई कैमरा में भी कौन सा सेल लगता है भाई, आपका मरकरी सेल लगता है। ठीक है, और क्या हो गया इसके अलावा, और आपका कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर इत्यादि में मरकरी सेल का उपयोग होता है, मरकरी सेल का उपयोग होता है। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको कि जब भी सेल पढ़ोगे कितनी बातें, तीन बातें, एनोड, कैथोड और आपका इलेक्ट्रोलाइट किसका है, दूसरा सेल का डायग्राम, तीसरी सेल की अभिक्रिया और सेल का पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। सेल का डायग्राम मैंने आपको बता रखा है। अब यहां पर देखो, जो एनोड बनता है ना आपका, वो एनोड किसका बनता है भाई, जिंक अमलगम का एनोड होता है। ठीक है, जिंक अमलगम का एनोड होता है। ठीक है, मरकरी जब किसी मेटल के साथ आती है तो क्या बनाती है, अमलगम। ठीक है, जिंक अमलगम का आपका एनोड होता है। और कैथोड आपका किसका होता है भाई, कैथोड होता है आपका कार्बन प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड। किसका, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का आपका कैथोड होता है। और अगर हम विद्युत अपघट्य की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, तो विद्युत अपघट्य किसका होता है, विद्युत अपघट्य आपका बना होता है यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का, ZnO का। ठीक है ना, जिंकाइट का बना होता है। ठीक है, अब यहां पे देख लो, ये आपका जो कैथोड है वो आपका किसका है, ग्रेफाइट कार्बन का, और मरकरी ऑक्साइड इसके साइड में है। ठीक है ना, और यहां पर देखो साइड में क्या लगा रखा है हमने, छिद्रदार कागज का अस्तर लगा रखा है। ठीक है, और यहां पे अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, वो अंदर सॉल्यूशन किसका भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट, KOH और ZnO का पेस्ट है। ठीक है, दो तरीके के डायग्राम आते हैं, इसका काट बीच में थोड़ी सी काट लगा के वो डायग्राम भी आता है, लेकिन एग्जाम में वो बनाना थोड़ा सा कठिन है, तो मैं आपको सिंपल डायग्राम लेके आया हूं। ठीक है, और ये जो आपका अस्तर है, ये जो बाहर का जो आपका ये जो खोल बना हुआ है, ये किसका है, जिंक का। ठीक है, अमलगम क्या है, अमलगम नीचे बैठ जाता है। हमने यहां लिखा है ना, जो एनोड है वो जिंक अमलगम का बना है, तो अमलगम नीचे, जो मरकरी है वो नीचे बैठ जाती है, और ये जो आपकी लेयर है वो किसकी बनी हुई है भाई, जिंक की बनी हुई है। समझ गए बात को। ठीक है, अब यहां पर देखना, अब यहां पर अपन पढ़ते हैं सेल अभिक्रिया। तो सेल में अभिक्रिया किस तरीके से होती है देखना, सेल अभिक्रिया। तो सबसे पहले कौन सी अभिक्रिया पढ़ोगे, एनोड पर। और आप सबको पता है एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब कैसे ऑक्सीडेशन होगा, देखो यहां पे जो जिंक है वो कन्वर्ट होता है किसमें, जिंकाइट में, ZnO में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है समझना, यहां पर रिएक्शन होती है दो OH माइनस आयनों की, दो हाइड्रोक्सिल आयनों की यहां पर रिएक्शन होती है। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल आयन मिलते किससे है भाई, इलेक्ट्रोलाइट से मिलते हैं, KOH से मिलते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहां पर ZnO बनता है और साथ में क्या बनता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, ZnO बनता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो हम कह सकते हैं यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, क्या कुछ और चीज बैलेंस करने की बाकी है, हाँ बाकी है। यहां पर 2 माइनस चार्ज है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन कितने लिख लेंगे आपके, 2 माइनस, 2 माइनस यहां पे, 2 माइनस यहां पे। अब ये चीज आपकी बैलेंस है भाई। ठीक है ना, क्योंकि जिंक यहां 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां जिंक किस में जा रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है भाई। ऑक्सीजन पर -2 है, जिंक पर क्या है, यहां पर +2 है, तो 0 से +2 गया है, ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है, तो क्या है आपका ऑक्सीकरण है। आप किसी भी तरीके से 2-3 आपके ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा है, हम सबको पता
पता है वो भाई नॉर्मल सी, कि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अगर आपका हाइड्रोजन निकलेगा तो भी क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है तो भी आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया किस पर होगी, कैथोड पर। और कैथोड पर हम सभी को पता है, कैथोड पर क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। तो अपचयन किस तरीके से होगा देखना। अपचयन पर क्या होता है, यहां पर जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है आपका, उससे रिएक्शन होती है किसकी, जो यहां से आपका H2 मिला है, साथ में जो 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, क्योंकि जो एनोड से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो किस पर जाएंगे, कैथोड पर जाएंगे। तो यहां पर क्या बनता है भाई आपका, एक तो मरकरी लिक्विड बनता है, ठीक है। साथ में देखो अब यहां पर 2 ऑक्सीजन बचे और 2 आपके पास हाइड्रोजन बचे, तो साथ में आपको 2 OH- आयन आपके निष्कासित होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है भाई, अपचयन। फिर तीसरी आप लिखते हो नेट सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया। तो देखना सेल अभिक्रिया में नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, दोनों को ऐड कर देते हैं, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो क्या क्या कटेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, H2O से H2O गया, और कुछ जा रहा है क्या, 2OH- से 2OH- गया। तो जो बच रहा है उसको लिख दो भाई, बच क्या रहा है, यहां से जिंक बच रहा है तो जिंक लिख दिया। यहां से क्या बच रहा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बच रहा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिख दिया। और क्या बच रहा है भाई, यहां पर क्या बच रहा है, ZNO बच रहा है, साथ में यहां क्या बच रहा है, मरकरी बच रहा है। तो ये सारी चीजें हमने लिख दी। तो ये यहां पर आपका कौन सी अभिक्रिया आ जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया आ जाएगी। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया आ जाएगी भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया आ जाएगी। ठीक है, देख लो इसको एक बार। अब वैसे आप देखोगे तो यहां पर आपने क्या लिया है, एनोड जिंक अमलगम लिया है, ठीक है ना। लेकिन ये अमलगम जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि ये नीचे बैठ जाती है भाई मरकरी, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो वैसे आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो मरकरी है वो यहां इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी भाई। ठीक है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं। तो ZnHg आपने लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मरकरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। फिर उस कंडीशन में आपको यहां भी क्या लिखना पड़ेगा भाई, ZnHg लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए, बस इतना सा आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। स्टेट लिखना चाहोगे स्टेट लिख दो, यहां मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड में, जिंकाइड भी यहां सॉलिड में, और मरकरी यहां किस में है, लिक्विड में है। ठीक है, ये तो आपका अमलगम है भाई, ठीक है ना, लिख लोगे। अच्छा, अब इस चीज में एक चीज और आपको लिखनी है, क्या, सेल पोटेंशियल, इस सेल का विभव। तो इस सेल के विभव की अगर मैं बात करूं ना, तो इस सेल का जो विभव है वही वो चेंज नहीं होता पूरी रिएक्शन में। पूरी रिएक्शन में इसके विभव की बात करोगे तो वो एक जैसा बना रहता है। ठीक है, यानी जब आप शुष्क सेल को देखोगे तो वो तो समय के साथ साथ आपका कैसा होता जाता है भाई, धीमा होता जाता है। ठीक है, जैसे आपने टॉर्च में सेल लगाया तो आप क्या देखोगे, स्टार्टिंग में जब आपने सेल लगाया था तब तो आपकी टॉर्च बहुत बढ़िया उजाला दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा तो वो सेल का जो उजाला है वो कैसा आता जाएगा, कम आता जाएगा। ठीक है, टॉर्च का जो उजाला है वो कम आता जाएगा। कम क्यों आता गया भाई, क्योंकि वहां पर जो वोल्टता थी वो कैसी होती गई, डिक्रीज होती गई। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां आपको सदैव है ना एक फिक्स वोल्टता मिलेगी, और वो वोल्टता कितनी होती है, 1.35 वोल्ट की वोल्टता आपको मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने घड़ी में ये सेल लगाया है तो जब तक ये काम करेगा तब तक ये आपको फिक्स 1.35 वोल्ट की आपको वोल्टता देगा। ऐसा नहीं है आपकी घड़ी की जो सुइयां हैं वो धीमी पड़ने लग जाएंगी समय के साथ, ऐसा नहीं होता। सेल आपका जब बिल्कुल काम करना बंद करेगा तभी आपकी घड़ी की सुइयां रुकेंगी, अदरवाइज वो घड़ी की सुइयां आपकी टकाटक एक साथ कैसी होती रहेंगी, चलती रहेंगी। ठीक है, तो एक बार भाई इस सेल का आप बढ़िया से क्या बनाओ, डायग्राम बनाओ, सेल की रिएक्शन लिखो। बना लिया, बना लो भाई वीडियो को पॉज करके। एक बात और आप लिख लो, ठीक है, यह समग्र सेल में स्थिर रहता है, यानी चेंज नहीं होता, स्थिर रहता है। अब आपसे कोई पूछ ले भाई कि ये चेंज क्यों नहीं होता, स्थिर क्यों रह रहा है ये, ठीक है, तो देखो जब आप इसकी फाइनल सेल अभिक्रिया देखोगे ना, फाइनल नेट सेल रिएक्शन देखोगे, तो इसमें आप क्या देखोगे, इसमें एक बात देखोगे कि यहां पर आपके सेल रिएक्शन में कोई भी आपको आयन नहीं मिल रहा। ठीक है, लास्ट रिएक्शन में देखो यहां पर Zn, यहां HgO, यहां ZnO, यहां पर Hg, तो कोई आयन नहीं मिला भाई। कंसंट्रेशन में परिवर्तन कौन करेगा, आयन। आयन इधर उधर मूवमेंट करके क्या करेगा, कंसंट्रेशन में परिवर्तन कर सकता है, और कंसंट्रेशन में परिवर्तन होगा तो वोल्टता आपकी अस्थिरता हो जाएगी, अस्थिर हो जाएगी वोल्टता। लेकिन यहां पर आपको पता है कोई आयन ही आपको नहीं मिल रहा। जबकि आप शुष्क सेल की अभिक्रिया देखोगे ना तो वहां आपको साफ साफ यहां पर Zn2+ आयन मिलेगा, यानी वहां तो आपकी नेट सेल रिएक्शन में आयन आपका बच रहा था। लेकिन यहां जब आप नेट सेल रिएक्शन देखोगे तो
यहां पर कोई भी आपको आयन नहीं मिल रहा। और जो कंसंट्रेशन में जो परिवर्तन है वो कौन करता है? आयन। और जब आयन ही नहीं है तो कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ये पूरी जो सेल है आपकी, ये आपकी सदैव कितनी वोल्टता देती रहेगी भाई? 1.35 की वोल्टता ये देगी। जब ये बिल्कुल काम करना बंद कर देगा तब इसकी वोल्टता 0 होगी, अदरवाइज ये आपका सेल चलता रहेगा। समझ गए बात को? तो सारा डायग्राम समझ में आ गया आपको। बढ़िया सेल था भाई, ठीक है, छोटा सा सेल था। जनरली इसका क्या होता है, सेल का डायग्राम नहीं पूछा जाता एग्जाम में, आपको यहां पर सेल की जो रिएक्शन है वो आपको पूछी जाती है। या आपसे क्या पूछ सकता है? सेल का पोटेंशियल पूछ सकता है। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि जो हाथ में पहनने वाली घड़ियां हैं उसके लिए किस सेल का यूज करते हैं, तो आपका आंसर होगा कौन सा? मरकरी सेल। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन बोल दे आपसे कि कम वोल्टता वाले संचालित यंत्रों में किस सेल का यूज किया जाता है, तो आपका आंसर होगा कौन सा? मरकरी सेल। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको कर लो भाई, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर इसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, द्वितीयक सेल की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। मिटा दें भाई, चलो देखो भाई, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है द्वितीयक सेल। देखना, देखो, दूसरा प्राथमिक सेल आप पढ़ चुके हो, द्वितीयक सेल या बैटरी, या क्या बोला है आपने इसको? स्टोरेज सेल भी आपने इसको बोला है, स्टोरेज सेल। हिंदी में क्या बोलेंगे स्टोरेज सेल को? संचायक सेल, संचायक सेल, सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। देखना भाई, ये सारे इसके मैंने आपको अन्य नाम बता दिए। पहली बात, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है भाई? डेफिनेशन ये है कि वो सेल जिनका आप उपयोग कर लो तो उपयोग करने के पश्चात इन सेल को पुनः चार्ज किया जा सकता है तथा इन सेलों का पुनः आप उपयोग कर सकते हो, ऐसे सेलों को क्या कहेंगे हम? सेकेंडरी सेल कहेंगे, स्टोरेज सेल कहेंगे, या इनको संचायक सेल कहेंगे। समझ गए बात को? अब इन सेलों में होता क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। वे सेल जो उपयोग में आने के पश्चात, उपयोग में आने के पश्चात पुनः चार्ज किए जा सकते हो, उन्हें चार्ज किए जा सकते हो, अर्थात इनका पुनः उपयोग किया जा सकता हो, पुनः उपयोग किया जा सकता हो, क्या कहलाते हैं भाई? द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल कहलाते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं, ठीक है। और क्या बात लिखोगे? अब द्वितीयक सेल में होता क्या है, इन सेलों में रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, दोनों दिशाओं में चलती है, दोनों दिशाओं में चलती है। और दोनों दिशाओं में चलने से तात्पर्य क्या है भाई? इन सेलों का जो नेचर है वो कैसा है? रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय प्रकार की ये सेल है, ठीक है। दोनों दिशाओं में चल रही है, मतलब रिएक्शन रिएक्टेंट से यहां पर बना ये आपका प्रोडक्ट। अब देखना, समझना इस रिएक्शन में होता क्या है, सेल कैसे काम करता है। देखो, आपका सेल क्या करता है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनाता है तो ये क्या करता है भाई? ऊर्जा का उत्सर्जन। और ये ऊर्जा कौन सी होती है? आपकी विद्युत ऊर्जा, ठीक है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो जब रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बनेगा तो उस दौरान आपको विद्युत ऊर्जा मिलेगी, जिसका आप क्या कर लोगे? उपयोग कर लोगे। जैसे मोबाइल में जो बैटरी लगा रखी है वो भी क्या है? एक सेकेंडरी बैटरी है भाई। हम काम में ले रहे हैं उसको, तो वो क्या दे रही है हमको? विद्युत ऊर्जा दे रही है, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो सेल के अंदर क्या हो रहा है भाई? आपका समस्त जो अभिकारक है वो क्या बना रहा है? उत्पाद। और अभिकारक से उत्पाद बनने के दौरान आपकी विद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। जब आपका पूरा जो अभिकारक है वो पूर्णतः आपका किस में बदल जाएगा? उत्पाद में बदल जाएगा। तो उस कंडीशन पर यह सेल आपका कैसा हो जाएगा भाई? डिस्चार्ज। समझ गए? जब आपका समस्त अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा तो उस कंडीशन में यह सेल आपका कैसा हो जाएगा? डिस्चार्ज, और आपको विद्युत ऊर्जा देना कर देगा ये बंद, ठीक है। अब क्या करोगे?
अब आपका सारा प्रोडक्ट बन चुका है, रिएक्टेंट आपका यहां पर कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहां पर अब इस सेल को आपने विद्युत धारा देना स्टार्ट किया, तो अब आप यहां पर क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे, विद्युत धारा अप्लाई करोगे। विद्युत धारा आपने प्रवाहित की तो होगा क्या, ये रिएक्शन उल्टी दिशा में चलेगी, यानी अब प्रोडक्ट से क्या बनने लगेगा, वापस रिएक्टेंट बनने लगेगा। और प्रोडक्ट से सारा जो वापस जब रिएक्टेंट बन जाएगा, जब ये सेल पूरी तरीके से दोबारा से क्या हो जाएगा, फिर हम कह सकते हैं दोबारा से ये सेल क्या हो जाएगा, चार्ज, और दोबारा से चार्ज हो जाएगा, फिर हम इसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। रिएक्टेंट आपका किस में हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट में, फिर से आपको क्या मिलेगी, विद्युत ऊर्जा, फिर से आपका जो सेल है वो क्या होगा, डिस्चार्ज, फिर से हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित, हम मोबाइल को दोबारा से चार्ज में लगाएंगे, फिर से क्या होगा, प्रोडक्ट सारा कन्वर्ट होगा किसमें, रिएक्टेंट में, फिर से ये प्रोसेस बार के बार 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 चलता जाएगा। तो इस तरीके से आपका सेकेंडरी सेल क्या करता है भाई, काम करता है। बात आ गई समझ में, लिख लो पहले इस बात को, लिख लो डेफिनेशन को, इसको लिख लो। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल भी लिख लो साथ साथ। सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, हिंदी में ही लिख लो, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, लेड स्टोरेज सेल। और कौन सा हो गया, निकेल कैडमियम, निकेल कैडमियम सेल, ठीक है, निकेल कैडमियम सेल। ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए, इनको हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में भाई इतना ही काफी। आज की क्लास में आपने मरकरी सेल अच्छे से पढ़ा और आप द्वितीयक सेल किसको बोलते हैं ये चीजें आपने पढ़ चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में बात करेंगे और निकेल कैडमियम सेल, और इसके अलावा एक सेल आपका और आने वाला है ईंधन सेल। तीनों सेल की बात आप अगले क्लास में करेंगे अपन, ठीक है ना। अब आपके केवल 2 लेक्चर बचे हैं भाई, एक तो ये लेक्चर बचा है आपका, एक सेल आएगा आपका सेल का जिसमें तीनों सेलों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका एक संक्षारण वाला टॉपिक और आएगा और चैप्टर आपका खत्म, ठीक है। तो बस बने रहिए, साथ में पढ़ते रहिए भाई। देखो जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना भाई, नोट्स मैंने आपको यहीं लिख रहा हूं, ठीक है। जो ये बातें मैंने आपको लिखी है ना, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको पूछेगा कि द्वितीयक सेल क्या है तो सीधा सीधा 1 नंबर में पूछेगा भाई, ठीक है ना। द्वितीयक सेल की परिभाषा लिखी, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या लिखोगे, बस इतना लिखोगे, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपको समझाने की हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेगा आपसे, पूछेगा कि भाई इस द्वितीयक सेल के कोई 2 उदाहरण लिखिए, तो 2 उदाहरण भी आपके लिए लिखा दिए। या आपसे मरकरी सेल में पूछेगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, अभी बता रहा हूं मैं आपसे। या तो सेल का आपसे डायग्राम पूछेगा, डायग्राम ज्यादातर आपसे नहीं पूछेगा, या तो वो सेल की अभिक्रिया पूछेगा, या पूछ लेगा कोई इस तरीके से कि भाई ये वाला यंत्र इसमें कौन सा सेल काम में आता है। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है भाई। तो बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स है आपके पास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दो, ठीक है। और अच्छे लग रहे हैं लेक्चर तो बिल्कुल बताना आपका फर्ज है, लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है, और फटाफट बता दो इस बात को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।